नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 18 को समझना शुरू करते हैं। आज इसके पहले भाग में हम दस्तावेजों से जुड़े अपराधों पर बात करेंगे और हमारा खास फोकस रहेगा कूटकरण पर, जिसे आम भाषा में हम फोर्जरी या जालसाजी कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी गहरी समझ कानून के हर छात्र के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, आज की इस चर्चा को एक बड़े मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई व्यक्ति अपने ही असली हस्ताक्षर करके भी जालसाजी का अपराधी बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन भारतीय न्याय संहिता के पास इसका एक बहुत साफ और कह सकते हैं चौंकाने वाला जवाब है, जिसे हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले दस्तावेजों से जुड़े धोखे की एक भूमिका देखेंगे। फिर हम इस पूरे चैप्टर की नींव यानी मिथ्या दस्तावेज की कानूनी परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कूटकरण यानी फॉर्जरी का अपराध बनता कैसे है, इसके ज़्यादा गंभीर रूप कौन से हैं, और आखिर में सिर्फ बनाने ही नहीं बल्कि जाली दस्तावेजों को रखने और इस्तेमाल करने से जुड़े अपराधों पर भी एक नज़र डालेंगे। और अंत में होगी सबसे ज़रूरी बात। देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दस्तावेजों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, चाहे वो जमीन के कागज हों, हमारा पहचान पत्र हो या कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। कानून हमारे इस भरोसे को बहुत गंभीरता से लेता है, और जब कोई इसी भरोसे को तोड़ने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार करता है, बस वहीं से भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 18 अपना काम शुरू कर देता है। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। फॉर्जरी को समझने से पहले हमें उसकी जड़ को पकड़ना होगा, और वो जड़ है मिथ्या दस्तावेज या फॉल्स डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट। इसकी पूरी परिभाषा बीएनएस की धारा 335 में दी गई है, और यकीन मानिए अगर ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। तो धारा 335 के हिसाब से मिथ्या दस्तावेज का सारा खेल नियत का है। यहां दो शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बेईमानी से या कपटपूर्वक। मतलब जब कोई जानबूझकर एक ऐसा दस्तावेज बनाता है जिससे लोगों को यह धोखा हो कि उसे किसी और ने बनाया है, जबकि हकीकत कुछ और हो। इरादा, इंटेंशन ही यहां सब कुछ है। अब कानून इसको 3 हिस्सों में तोड़कर समझाता है कि मिथ्या दस्तावेज कैसे बनाया जा सकता है। पहला, किसी दस्तावेज को बनाना, उस पर साइन करना या मोहर लगाना और यह दिखाना कि यह सब किसी और ने किया है। दूसरा, किसी असली दस्तावेज में बेईमानी से कोई बड़ा बदलाव कर देना। और तीसरा, किसी ऐसे इंसान से धोखे से कोई दस्तावेज बनवाना या उस पर साइन करवा लेना जो या तो नशे में है या जिसे असलियत पता ही नहीं है। चलिए इसको बीएनएस के ही एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी को एक साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मिल जाता है। अब वो बेईमानी से उसमें 10,000 रुपए का अमाउंट भर देता है। यहां ध्यान दीजिए, सिग्नेचर तो असली है, लेकिन चेक भरने वाले ने उस दस्तावेज को एक ऐसा रूप दे दिया जो साइन करने वाले का इरादा कभी था ही नहीं। बस यही है एक मिथ्या दस्तावेज बनाना। अब बदलाव वाला उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक वसीयत है जिसमें ए, बी और सी 3 लोगों का नाम है। अब ए क्या करता है? बेईमानी से बी का नाम खुरचकर मिटा देता है ताकि सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसे और सी को मिले। यहां ए ने कोई नया दस्तावेज नहीं बनाया, बल्कि असली दस्तावेज में ही एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। यह भी धारा 335 के तहत मिथ्या दस्तावेज बनाना ही माना जाएगा। और अब वापस आते हैं हमारे उस शुरुआती सवाल पर। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। धारा 335 का एक्सप्लेनेशन 1 साफ साफ कहता है कि एक व्यक्ति अपने ही नाम से साइन करके भी जालसाजी कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसी दस्तावेज पर पुरानी तारीख डालना, जिसे हम एंटी डेटिंग कहते हैं। मान लीजिए एक आदमी दिवालिया होने वाला है। वो अपने लेनदारों से बचने के लिए आज एक दस्तावेज बनाता है और उस पर 6 महीने पुरानी तारीख डाल देता है, ताकि ये लगे कि वो अपनी प्रॉपर्टी तो पहले ही बेच चुका है। यहां साइन उसी के हैं, सब कुछ उसी ने किया है, लेकिन दस्तावेज झूठा है क्योंकि वो उस समय का है ही नहीं जिस समय का उसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मिथ्या दस्तावेज क्या है, तो चलिए अगले कदम पर चलते हैं। ये देखते हैं कि ये काम कूटकरण यानी फोर्जरी का अपराध कब बन जाता है। धारा 336 इसी के बारे में है। ये मिथ्या दस्तावेज बनाने के काम में आपराधिक इरादे को जोड़ देती है और उसे एक सजा के लायक अपराध बना देती है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। धारा 336 में सजा इस बात पर निर्भर करती है कि जालसाजी के पीछे का इरादा क्या था। अगर सामान्य कूटकरण है तो 2 साल तक की सजा है, लेकिन
अगर जालसाजी किसी को चीट करने, धोखा देने के इरादे से की गई है तो सजा सीधे 7 साल तक पहुंच जाती है, और अगर मकसद किसी की इज्जत खराब करना है, किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना है, तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो इससे साफ है कि कानून इरादे को कितना ज्यादा महत्व देता है। बीएनएस कुछ खास तरह के दस्तावेजों की जालसाजी को और भी ज्यादा गंभीर अपराध मानता है। इसे हम एग्रेवेटेड फोर्जरी कह सकते हैं, मतलब जब दांव बड़ा हो। धारा 337 और 338 इसी बारे में है, और यहां सजा बहुत बहुत ज्यादा कठोर है। जरा इस फर्क को देखिए। धारा 337 के तहत अगर कोई कोर्ट के रिकॉर्ड या किसी पब्लिक रजिस्टर या सरकारी पहचान पत्र की जालसाजी करता है तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन धारा 338 इससे भी एक कदम आगे है। अगर जालसाजी किसी मूल्यवान प्रतिभूति, मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जैसे शेयर सर्टिफिकेट या फिर किसी वसीयत की हो, तो सजा सीधे आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। ये बताता है कि कानून की नज़र में इन दस्तावेजों की अहमियत कितनी ज्यादा है। जी हां, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जरा सोचिए, एक जाली वसीयत बनाने की सजा इतनी गंभीर हो सकती है। ये बीएनएस का साफ संदेश है कि इस तरह के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इन पर हमारी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भरोसा टिका होता है। अच्छा, तो कानून सिर्फ जाली दस्तावेज बनाने वाले को ही नहीं पकड़ता। बीएनएस ये भी पक्का करता है कि जो लोग ऐसे दस्तावेजों को इस्तेमाल करते हैं या गलत इरादे से अपने पास रखते भी हैं, वो भी सजा से बच न पाएं। धारा 339 से लेकर 341 इसी के बारे में है। संक्षेप में अगर देखें तो धारा 339 कहती है कि अगर किसी के पास कोई जाली दस्तावेज है और वो जानता है कि ये जाली है और फिर भी उसे असली की तरह इस्तेमाल करने की नीयत रखता है, तो ये एक अपराध है। धारा 340 उस व्यक्ति को सजा देती है जो असल में किसी जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल कर लेता है, और उसे सजा भी वही मिलती है जो दस्तावेज बनाने वाले को मिलती। और धारा 341 तो जाली मोहर या प्लेट बनाने या रखने को भी अपराध बनाती है, मतलब अपराध करने के औजारों को रखना भी अपराध है। तो ये था अध्याय 18 के पहले भाग का एक पूरा विश्लेषण। अब वक्त है कि हम आज की चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार दोहरा लें और फिर एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचें। तो आज के इस पूरे पाठ से अगर एक बात घर लेकर जानी है तो वो ये है कि कूटकरण के अपराध में मेंस रिया यानी आपराधिक इरादा ही सब कुछ है। सिर्फ दस्तावेज का झूठा होना काफी नहीं है, उसे बेईमानी या धोखे के इरादे से बनाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो चीज है जो एक झूठ को एक गंभीर अपराध में बदल देती है। और अंत में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हम एक डिजिटल दुनिया में हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी से किसी भी दस्तावेज, फोटो या वीडियो की हूबहू नकल तैयार की जा सकती है। तो सवाल यह है कि भारतीय न्याय संहिता के ये कानून, जो मुख्य रूप से कागजी दस्तावेजों को ध्यान में रखकर बने थे, वो भविष्य की इन चुनौतियों से निपटने में कितने कामयाब रहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार हम अध्याय 18 के दूसरे भाग पर बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 18 के दूसरे भाग को समझेंगे। ये जालसाजी यानी फॉर्जरी और प्रॉपर्टी मार्क्स से जुड़ा है। कभी सोचिए, अगर किसी की वसीयत या प्रॉपर्टी के कागजात ही कोई बदल दे तो क्या होगा, या फिर बाजार में जो ब्रांडेड सामान मिलता है वो नकली निकले, तो ऐसे अपराधों के लिए बीएनएस में क्या प्रावधान है? चलिए आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी पूरी सोसाइटी, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो या व्यापार की दुनिया, वो एक चीज पर टिकी है, भरोसा, ट्रस्ट। पर तब क्या हो जब वो दस्तावेज ही नकली निकले जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, या वो सामान ही नकली निकले जो हम खरीदते हैं? आज हम यही देखने वाले हैं कि भारतीय न्याय संहिता इस भरोसे को तोड़ने वालों के साथ कैसे निपटती है। तो सबसे पहले हम उन अपराधों की बात करेंगे जो सीधे सीधे हमारे लीगल और ऑफिशियल दस्तावेजों की बुनियाद पर ही हमला करते हैं। ये वो ऑफेंस हैं जो पूरे सिस्टम में लोगों के विश्वास को, आप कह सकते हैं, कमजोर कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं धारा 342 से। अब ये सेक्शन उन मामलों से डील करता है जहां किसी दस्तावेज को असली साबित करने वाली मोहर या निशान ही नकली बना लिया जाए। कल्पना कीजिए, किसी सरकारी डॉक्यूमेंट पर जो मोहर लगती है, कोई उसकी हूबहू नकल तैयार कर ले, सिर्फ इसलिए ताकि एक जाली दस्तावेज को भी असली मान लिया जाए। ये बहुत गंभीर बात है। और देखिए, इस अपराध की गंभीरता इसकी सजा में साफ साफ झलकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, जैसे कि सरकारी रिकॉर्ड्स या कोर्ट के फैसले,
उन पर लगे चिन्हों की अगर जालसाजी की जाती है तो सजा बहुत ही कठोर है, या तो आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 7 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना भी देना होगा। इससे पता चलता है कि कानून ऐसे दस्तावेजों की सुरक्षा को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। अच्छा, अब आते हैं धारा 343 पर। यह सेक्शन किसी की वसीयत यानी विल, गोद लेने का अधिकार पत्र या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति, इन जैसे जरूरी दस्तावेजों को धोखे से रद्द करने, नष्ट करने या छिपाने को एक अपराध बनाता है। यह किसी व्यक्ति के अधिकारों पर सीधा सीधा हमला है। यहां पर जो सबसे जरूरी तत्व है वो है धोखाधड़ी का इरादा। मतलब किसी आम इंसान को या पूरी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने की नीयत से अगर कोई वसीयत या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को नष्ट करता है तो वो इस धारा के तहत अपराधी होगा। और सजा फिर से देखिए, अपराध की गंभीरता को दर्शाती है, आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माना। अब जरा व्हाइट कॉलर क्राइम की तरफ चलते हैं। धारा 344 उन केसेस को एड्रेस करती है जहां कोई क्लार्क, ऑफिसर या कोई कर्मचारी जानबूझकर धोखे के इरादे से अपने मालिक के, अपने एम्प्लॉयर के खातों में हेरफेर करता है, मतलब फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इस कानून का दायरा कितना बड़ा है ये देखने लायक है। ये सिर्फ फिजिकल बही खातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी कवर करता है। अगर कोई जानबूझकर और फ्रॉड करने के इरादे से इन्हें नष्ट करता है, बदलता है या उसमें कोई झूठी एंट्री करता है तो उसे 7 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो दस्तावेजों की जालसाजी से आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉमर्स की दुनिया में चलते हैं, जहां असली और नकली का खेल चलता है। यहां कानून संपत्ति चिन्ह, जिसे हम प्रॉपर्टी मार्क कहते हैं, उसके जरिए सामान की पहचान और उसकी असलियत की रक्षा करता है। तो सबसे पहले धारा 345 में संपत्ति चिन्ह की परिभाषा दी गई है, और वो भी बहुत सरल शब्दों में। ये एक ऐसा निशान है जो ये बताता है कि कोई भी चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी खास व्यक्ति की है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर अपना एक खास लोगो या निशान लगाती है, वही है प्रॉपर्टी मार्क। और फिर कानून अपराध को परिभाषित करता है। किसी नकली प्रॉपर्टी मार्क का इस्तेमाल इस तरह से करना कि किसी को ये यकीन हो जाए कि ये सामान तो उस व्यक्ति का है जिसका वो असल में है ही नहीं। बस यहीं से धोखे की शुरुआत हो जाती है। तो जो शुरुआती अपराध हैं, जैसे कि धारा 345 के तहत झूठे चिन्ह का इस्तेमाल करना या फिर धारा 346 के तहत किसी असली चिन्ह से छेड़खानी करना, इन दोनों के लिए सजा 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। आप इन्हें इस तरह के अपराधों की पहली सीढ़ी मान सकते हैं। अब ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। यहां देखिए कि धारा 347 सजा में कैसे फर्क करती है। अगर कोई किसी आम इंसान के चिन्ह की जालसाजी करता है तो सजा 2 साल तक है, लेकिन अगर वही चिन्ह किसी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट का है तो इसे ज्यादा गंभीर अपराध माना गया है और सजा भी बढ़कर 3 साल तक की कैद हो जाती है, और जुर्माना तो अनिवार्य है, वो देना ही होगा। कानून सिर्फ अपराध हो जाने के बाद ही एक्शन नहीं लेता। धारा 348 में एक कदम आगे बढ़कर अपराध की तैयारी को भी सजा के दायरे में लाया गया है। इसका मतलब जालसाजी करने के लिए कोई डाय, प्लेट या कोई दूसरा औजार बनाना या उसे अपने पास रखना भी एक अपराध है। और इन जालसाजी के उपकरणों को बनाने या रखने की सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इससे बिल्कुल साफ है कि कानून की मंशा सिर्फ आखिरी एक्ट को रोकना नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी को भी शुरुआत में ही खत्म करना है। अच्छा, अब आते हैं विक्रेताओं पर। धारा 349 उन दुकानदारों और विक्रेताओं को जवाबदेह ठहराती है जो नकली प्रॉपर्टी मार्क वाला माल बेचते हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून विक्रेता को खुद को बचाने का एक मौका भी देता है। एक दुकानदार को बरी किया जा सकता है अगर वो ये 3 बातें कोर्ट में साबित कर दे। पहला, कि उसने पूरी सावधानी बरती थी। दूसरा, उसने ये माल कहां से लिया, इसकी सारी जानकारी उसने दे दी है। और तीसरा, सबसे जरूरी, कि उसने ये काम अनजाने में निर्दोष रूप से किया था। उसका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था। और अंत में है धारा 350। ये किसी भी पैकेज या कंटेनर पर झूठा चिन्ह बनाने को अपराध मानती है। अगर मकसद ये है कि किसी को उस डिब्बे के अंदर की सामग्री या उसकी क्वालिटी के बारे में धोखा दिया जाए तो इसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये चार्ट एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत को दिखाता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब सजा जो है वो अपराध की गंभीरता के साथ साथ बढ़ती है।
आप देखिए, सिर्फ एक नकली चिन्ह का इस्तेमाल करने पर 1 साल, जालसाजी करने पर 2 साल और इसके लिए औजार बनाने पर सजा बढ़कर 3 साल हो जाती है। ये दिखाता है कि कानून हर कदम पर सजा को बढ़ाकर बड़े अपराधों को रोकना चाहता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि भारतीय न्याय संहिता का ये अध्याय एक तरह की दोहरी ढाल का काम करता है। एक तरफ तो ये सरकारी दस्तावेजों की पवित्रता को बचाता है और दूसरी तरफ बाजार में ग्राहकों के भरोसे को भी कायम रखता है। ये उस विश्वास की रक्षा करता है जो हमारे पूरे समाज की बुनियाद है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आज के डिजिटल युग में जहां डीप फेक और एआई से बनी जालसाजी इतनी आम होती जा रही है, क्या ये कानून जो कागज और कलम के दौर में बने थे, वो भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।